सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ क्या होती है। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। हमने देखा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं विद अलग अलग डिफरेंट स्पीड्स। Few gas molecules will be moving with extremely high speed and few will be moving with very low speed. तो इसलिए ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की क्या स्पीड होती है। तो इस वजह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक हमें इक्वेशन दिया था जिसमें कि हम एक रेंज में स्पीड क्या हो सकती है गैस मॉलिक्यूल्स की, ये हमने डिफाइन किया था। सो लेट अस सी the Maxwell-Boltzmann distribution. We all have seen in our last lecture that this distribution is given by the equation dn by n is equal to m upon twice by kbt raised to power 1 by 2 exponential of minus mv square upon twice kbt dv. Now इस केस में आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो आप लिख पाएंगे 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन ट्वाइस पाई के बी टी रेस्ट पावर 3 by 2 exponential of minus mv square upon twice kbt dv. Now in this equation we have this dn by n. This is the fraction of molecules. ये चीज़ आपको क्या देगी, ये एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड के रेंज के बीच में रहते हैं, जैसे कि v से v प्लस डी वी, ये स्पीड रेंज अगर आपने कंसिडर की तो इस स्पीड रेंज के बीच में आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने मूव कर रहे हैं ये आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा, पिछली बार देखा था कि अगर आपको 100 मीटर पर सेकेंड से 200 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड के बीच के मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करना है तो आप इसमें इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसमें m आपको पता है कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, kp जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t क्या है, t इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Now this equation, as you can see, it contains the term exponential of minus mv square upon twice kbt. It means that it is the graph which will be obtained will be of the exponential form. वो भी हमने स्टडी किया हुआ है, और जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको असिमेट्रिक टाइप ऑफ कर्व मिल रहा है, और ये जो ग्राफ है वो शुरू में आपको इंक्रीज़ होता है और बाद में डिक्रीज़ होता जाएगा. द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन दिस वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वाई एक्सिस. तो डी एन बाई एन जो हम कह रहे हैं वो आपको इस वाई एक्सिस पे मिल जाएगा. एंड इस ग्राफ में आपको अलग अलग वैल्यूज़ किस तरह से मिलते हैं ये आपने पिछली बार भी देखा था कि यहाँ पर अगर आपने आप ये इक्वेशन देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने v इक्वल टू 0 डाल दिया तो इस इक्वेशन में आपको डी एन बाई एन जो टर्म है वो भी 0 मिल जाएगा. इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी कि ज़ीरो वेलोसिटी है, और ये हमने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल मॉलिक्यूल्स देखा था उससे उसके अकॉर्डिंग्स में है कि वो भी यही कहता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल कभी भी ज़ीरो स्पीड में नहीं रह सकता है. और अगर आपने समझो ये v की वैल्यू को इंक्रीज़ की, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस एक्सरसाइज पे देखेंगे कि v की वैल्यू हम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने v की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो आप ये देखेंगे कि डी एन बाई एन जो है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. और एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म जो है वो डिक्रीज़ होगा, बट ओवरऑल जो टर्म है इसका इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ का रहेगा. इस वजह से शुरू में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप v को इंक्रीज़ करते जाते हैं ये जो कर्व है ये धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है जहां पर जिसको कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. तो वेलोसिटी बढ़ाने के बाद में आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे एट दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी ये भी आपको बढ़ता जाएगा अप टू ए पॉइंट वेयर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ द हाइएस्ट. So this particular velocity will be called as the BMP or the most probable speed. अब इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप फिर से v को बढ़ाते जाएंगे तो ये dn by n जो है वो आपका डिक्रीज़ होता जाएगा. ये क्यों होगा? बिकॉज जैसे जैसे आप इस v को और आगे बढ़ाएंगे ये जो e रेज़ टू पावर माइनस वी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो डोमिनेट करेगा. It increases in v square term and decreases the overall value. इसका जो पूरा वैल्यू का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. ई रेज़ टू पावर माइनस वी स्क्वायर वाला टर्म जो है ये डिक्रीज होगा, तो रिजल्टेंटली डी एन बाई एन जो है आपका वो डिक्रीज होता जाएगा, और इस वजह से ये जो कर्व है आपका धीरे धीरे
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड फॉल इसका दिखा रहा है। एक्सपोनेंशियल कर्व है, नो डाउट आपको इस तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व की फॉर्म में ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग वेलोसिटीज़ भी डिफ़ाइन की हुई है। आपने देखा था कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी कंसिडर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखा है, और उसके बाद में भी आरएमएस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हमने कंसिडर की है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू आरएमएस एवरेज स्पीड एंड द आरएमएस स्पीड। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि जैसे आप ये जो कर्व है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर में। ये एक सिमुलेशन ग्राफ है, जैसे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सिमुलेशन ये शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड हो सकती है। और ये वैल्यू को अगर आपने ग्राफिकल फॉर्म में लिया, स्मूथ कर्व के फॉर्म में लिया, तो स्मूथ कर्व आपको ऐसे मिलता है, बट डिफरेंट वेलोसिटीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आप सिमुलेशन में देख सकते हैं, और ये कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये हमने पहले भी देखा हुआ था। अगर उस इक्वेशन को, जो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हमने पिछली बार देखा था, इस इक्वेशन को अगर आप लिखेंगे फंक्शन के फॉर्म में, एफ ऑफ वी के फॉर्म में, तो एफ ऑफ वी विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। यहाँ से हमने डी वी को हटा दिया है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ क्या कहा जाता है। और ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पहला कर्व है ये बहुत ही स्टीप कर्व है, और उसके बाद में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कर्व्स जो है वो फ्लैट होते जा रहे हैं। तो ये जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पर भी। आप पाएंगे कि अगर गैस ठंडी है या कोल्डर गैस है तो आपको इस तरह से एक स्टीप कर्व मिलता है, और गैस अगर समझो हॉट है तो कर्व जो है वो फ्लैट होता जाता है। कोल्ड गैस होने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसकी वो भी आपकी वैल्यू कम रहेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर रेंज विल बी लेस। तो आपको एक स्टीप ग्राफ मिलता है। और हॉट गैसेस के लिए आप देखेंगे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वीएमपी की वैल्यू, आप ये देखेंगे कि जो पीक है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, तो वीएमपी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी, और ग्राफ आपका जो है मोर एंड मोर फ्लैट होता जाएगा। अब ये जो ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस आप देखेंगे द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स रखा तो एरिया जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, भले ही आपका जो कर्व हो स्टीप मिले या फिर फ्लैट मिले। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ्स है ये ऑब्टेन किए जाते हैं, एंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर and the molecular mass. Next we are going to study the experimental verification of Maxwell-Boltzmann equation. आपको मालूम है कि कोई भी थ्योरी जब दी जाती है तो थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया जाता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने हमें एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए थे। सबसे पहले एक स्टर्न नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया था, और उसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया था ज़ार्टमैन एंड को में। तो हम लोग आज ज़ार्टमैन एंड को का एक्सपेरिमेंट ही देखेंगे। इस ज़ार्टमैन एंड को ने 1930 में इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया था टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं तो हमारे पास पहले एक एम होगा। तो हमारा एम क्या रहेगा? वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आप जैसे देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवन। दिस इज द ओवन विच इज शोन हियर with a level O. It has an opening here. This is the opening. So what is this part? This is the oven. अब इस ओवन के बाद में ये जो है ये आपके पास में एक है सिलेंड्रिकल ड्रम, एंड दिस आर द कॉलिमेटिंग स्लिट्स S1 S2 S3। ये क्या है? ये कॉलिमेटिंग स्लिट्स है। और ये G क्या है? ये जो आपका एक है ग्लास स्लिट। So we have the oven here with an opening A. S1 and S2 they are parallel slits. Then above the slits we have this cylindrical drum which can be rotated in vacuum about an axis passing through this point, we can say A. तो इस एक्सिस के सराउंड इसको रोटेट किया जा सकता है। एक थर्ड स्लिट है S3 इन
ऑन वन साइड ऑफ द ड्रम। और ये ग्लास प्लेट हमने देखा है कि ग्लास प्लेट इट इज़ माउंटेड इनसाइड द सरफेस ऑफ द ड्रम अपोजिट टू द स्लिट S3। अब इसमें हमें क्या लेना है, बिस्मथ लेना है। बिस्मथ इज टेकन एज द एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस। दिस बिस्मथ इज हीटेड एंड वेपोराइज्ड। इसको यहाँ पर ओवन का काम क्या रहेगा कि यहाँ पर हम जो सब्सटेंस लेंगे उसको हीट करना और उसको वेपोराइज करना है। उसके वेपर्स निकलेंगे यहाँ से और इसको कॉलिमेट करके एक सिंगल बीम में कन्वर्ट करने का काम होता है S1 और S2 का। सो मॉलिकुलर बीम ऑफ बिस्मथ विच कम्स आउट थ्रू दिस ओपनिंग विल बी कॉलिमेटेड एंड या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ मेड नैरो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिट S1 एंड S2। नाउ व्हेन द ड्रम इज़ स्टेशनरी, अब समझो ये जो ड्रम है ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, और यहाँ से जो स्लिट से ये जो बीम निकल रही है वो कहाँ जाएगी, वो सीधी जाकर स्ट्राइक करेगी ग्लास प्लेट पे। तो ग्लास प्लेट पे एक ही जगह पर ये मॉलिक्यूल्स जो है कि मॉलिकुलर बीम जो है वो स्ट्राइक करेगी और यहाँ पर आप उसका इम्प्रेशन देखेंगे या फिर वो जो सब्सटेंस है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। So when the drum is now rotated at high speed, the molecules with very high speed reach the glass plate G first, that is on the right end of the G। और उसके बाद में molecules with जो slower speed है वो कहाँ पर पहुँचेंगे, वो दूसरी तरफ पहुँचेंगे on the other side of the G। तो इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक फिगर मेरे पास है जो मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। तो जैसे इसमें आप 3 डायमेंशनली आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका ओवन। इस ओवन में हम लोग वो सब्सटेंस लेंगे जिसको की बीम हमें प्रोड्यूस करनी है और यहाँ से ये स्लिट्स जैसे दिखाया जा रहा है, एक ही स्लिट इसमें इन्होंने ड्रॉ की है और इसको एंट्री इधर एक स्लिट से मिल रही है और ये रोटेटिंग ड्रम है। तो ये जो बीम निकल रही है वो अंदर एंटर करेगी। तो अगर समझो ये रोटेट कर रहा है एट हाई स्पीड, तो जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स है वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे और जो स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स है वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे। तो जो लेयर उसके ऊपर जमा हो रहा है, उस ग्लास प्लेट के ऊपर में कलेक्ट हो रहा है, वो अलग अलग रहेगा, उसकी डेंसिटी अलग अलग रहेगी। सरफेस जो है वो सेम नहीं रहेगा डिपोजिशन का and it will change across the glass plate according to the velocity distribution of the molecules. The thickness of deposit, that is the density distribution, it is measured by microphotometer। अब ये जो यहाँ पर हम यहाँ से ग्लास प्लेट हमने निकाल दिया, समझो ये देखिए आप, इसका ग्लास प्लेट यहाँ पर रहेगा। तो इस ग्लास प्लेट पे जो सब्सटेंस कलेक्ट हुआ है उसकी थिकनेस सेम नहीं रहेगी, इसको हमें मेजर करना है। तो हम इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एक माइक्रो फोटोमीटर यूज़ करेंगे। और ये जो रिजल्ट्स फिर इन्होंने ऑब्टेन किया फोटोमीटर से, फिर आपको अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डेंसिटी मिली है और उसके उन्होंने रिजल्ट्स जो ऑब्टेन किए उसको फिर उन्होंने प्लॉट किया। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिपॉजिट जो है उसको प्लॉट किया गया है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के जैसे जैसे आप इसको मूव कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन है और ये डिपोजिशन के हिसाब से फोटोमीटर जो है आपको माइक्रो फोटोमीटर जो है आपको अलग अलग करंट देगा। तो वो उसको मेजर किया जाता है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, उसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है और ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं वो सर्कल्स आपके वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो जो फोटोमीटर से हमें मिले हैं। और स्मूथ कर्व जो है वो सिमुलेशन कर्व है, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आपने देखा था। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इट इज़ इन गुड एग्रीमेंट विद द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने देखा था कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो भी इसी तरह का आपको ग्राफ देता है और ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो भी आपको इसी तरह का ग्राफ देती है। सो इट मे इंडिकेट्स दैट, सो वी कैन कंक्लूड दैट this experiment is in good agreement with the Maxwell distribution law and the results are in good agreement with the Maxwell's distribution law, and in this way we can prove the equation which is given by Maxwell-Boltzmann, जिसको कि हम लोग Maxwell-Boltzmann equation कहते हैं। So this is how we have to study the Maxwell-Boltzmann equation. So finally what we have studied today, we have seen once again what is the meaning of Maxwell distribution, Maxwell-Boltzmann distribution law of velocities, and how it can be verified with the help of experiment given by Zartman and co. So that is all for today. Thank you.